नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी, इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एज़मा के बारे में। और हम बात करेंगे कि एज़मा क्या होता है, क्या कारण होते हैं इस बीमारी के डेवलप होने के, क्यों ये कई लोगों में एज़मा डेवलप हो जाता है और कौन लोग इसकी ज़्यादा रिस्क में होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एज़मा के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। और यह जानकारी आज हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर नलिन जोशी। डॉक्टर नलिन जोशी सर एट प्रेजेंट निम्स मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन हैं। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर नलिन जोशी सर के साथ। मैं डॉक्टर नलिन जोशी, हाल में डायरेक्टर निम्स मेडिकल कॉलेज पल्मोनरी मेडिसिन। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्वसन रोग से संबंधित एक बहुत ही आम बीमारी जिसे हम दमा या अस्थमा के नाम से जानते हैं। दमा क्या है? अस्थमा श्वास की नलिकाओं की एक बीमारी है जिसमें श्वास की नलियां सिकुड़ जाती हैं, टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं, टेम्परेरीली सिकुड़ जाती हैं। और उसकी सिकुड़न के साथ साथ उसमें अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से जो उनके अंदर की ल्यूमेन होती है वो भी चेंज हो जाती है। ल्यूमेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर ये हम देखें अस्थमा की नलियाँ, नॉर्मल श्वास की नली है तो अस्थमा में उसकी बनावट कुछ इस तरह की हो जाती है, ये सूज जाती हैं अंदर से। और इसके अंदर की जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ल्यूमेन कम हो जाता है तो श्वास जब अंदर जाती है तो उसके अंदर रुकावट महसूस होती है, जिसकी वजह से उसको खांसी, छाती में जकड़न या श्वास लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कभी कभी पेशेंट आके कहता है कि मुझे सांस लेते समय बांसुरी की सी आवाज़ आती है। वो सब इस वजह से आती है। तो ऐसा होता क्यों है? अस्थमा एक मल्टीफैक्टोरल डिजीज़ है। मल्टीफैक्टोरल मतलब एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करती है। कई बार इसमें जेनेटिक्स का भी रोल रहता है, आनुवांशिकी का। यानी ये कहना कि अस्थमा पूरी तरह से आनुवांशिक है, यह भी गलत है। ये कहना कि पूरी तरह से बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ये भी गलत है। तो ये दोनों पे कुछ कुछ हद तक निर्भर करता है। आनुवांशिक पर यूँ समझ लें कि करीब आधा आनुवांशिकी के ऊपर आधारित है और बाकी एनवायरनमेंट के ऊपर। जो भी कोई चीज़ बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, चूँकि वो हमारे शरीर को बिलोंग नहीं करती, वो हमारे शरीर की चीज़ नहीं है, तो हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम है, वो उसे आइडेंटिफाई करता है कि बाहरी चीज़ है और फिर वो उसके लिए रिएक्शन देता है। इसी वजह से जो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में घुसते हैं, जो नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें पहुँचती हैं, शरीर उनके प्रति प्रतिक्रिया करता है, इम्यूनिटी उनके खिलाफ काम करती है और हमें उनसे रक्षात्मक तरीके से बचाकर ले आती है। अस्थमा में जो भी बाहरी चीज़ अंदर श्वास की नलियों में जा रही है, उसके लिए हमारा यही इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाता है, हाइपर रेस्पॉन्सिव। उसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्शन करता है और उस ओवर रिएक्शन का परिणाम होता है अस्थमा का लक्षण का पनपना। अस्थमा में जब भी कोई चीज़ जिससे कि अस्थमा हमारी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन प्रेसिपिटेट होती है, यानी चालू होती है। मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, वो किसी एक विशेष परागकण से, या जैसे कि अपने जयपुर में हेलियोप्टेरा, बंदर की रोटी का जो पेड़ है, वो हेलियोप्टेरा के जब वो बीज गिरते हैं तब अपन को काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस अस्थमा का, नेज़ल एलर्जी का बढ़ा हुआ दिखता है। तो उसमें क्या होता है, जो परागकण या जो भी वो एलर्जन है, वो जब इस तरह की नॉर्मल श्वास की नली है जिसका ल्यूमेन इतना बड़ा चौड़ा है, श्वास आराम से आने जाने की जगह है, उसकी कुल चौड़ाई, थिकनेस जो है वॉल की वो इतनी सी है और यहाँ उसकी मसल्स हैं जो उसे कभी कभी कंस्ट्रिक्ट करने का और कभी डायलेट नॉर्मल लेवल पे रखने का, यानी खुला रखने का प्रयास करती हैं। वो जब परागकण या वो एलर्जन इसमें अंदर एंटर हो जाता है तो उसमें रिएक्शन होती है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होने के बाद उसमें तेज़ी से जो मसल्स हैं वो भिंच जाती हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, श्वास की नलियों में कॉन्स्ट्रिक्शन होना। उसके बाद अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है उससे जो भित्ति है, इसकी जो मोटाई है
ये बढ़ जाती है श्वास की नली की मोटाई, और इसमें सूजन आकर के यहाँ म्यूकस कलेक्शन हो जाता है। तो इसमें और इस ल्यूमेन के अंदर आप देखिए कितना रिमार्केबल डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस आता है ये अस्थमा का बेसिक कारण है, और इसी की वजह से सारे लक्षण अस्थमा के आते हैं। श्वास लेने में कठिनाई भी इसी वजह से होती है। ये सब प्रमुखतया इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, जो कि ओवर रिएक्शन है बेसिकली। तो ये एक तरह से बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, घर के अंदर पॉल्यूशन कितना, बाहर के अंदर पॉल्यूशन कितना, आपके अंदर शरीर में आनुवंशिक रूप से आपके माता या पिता, आप अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन हैं, जो कि एक ही जायगोट से दो एक जैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनमें इनकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। सिंगल पेरेंट को अगर अस्थमा है तो कम हो जाती हैं, परिवार में अगर है तो उससे भी थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन रन करती है जेनेटिकली। और कुछ जीन्स हैं, एडम 33 या फिलाग्रीन जीन करके है, वो जीन्स जेनेटिकली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं। कुछ ऐसे हिस्से होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर जो अगर एक टिपिकल प्रेजेंटेशन में आए तो अस्थमा का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पीढ़ियों में किसी को अस्थमा हो तो वह आपके भी प्रकट हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब बहुत सारी चीज़ें दोनों तरफ के क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाती हैं। इसलिए ये कहना भी गलत है कि भाई इसके तो दादाजी को था तो इसको तो होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अस्थमा आनुवंशिक हो सकता है। उसके बाद ये निर्भर करता है कि आपके शरीर में एलर्जी की क्या स्थिति है। किन्हीं किन्हीं को स्किन डिजीज़ होती हैं, एलर्जी होती है, एटोपी जिसको बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको अपन बोलते हैं। ये जो जिनमें होता है, इस तरह की समस्याएं जिनमें ज़्यादा होती हैं उनमें अस्थमा ज़्यादा देखा जाता है। आज के हिसाब से अगर अपन बात करें तो अस्थमा मोटापे से भी ज़्यादा रिलेटेड है। एक्चुअली अस्थमा, जैसा मैंने बताया, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। तो अस्थमा आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। आपके लाइफस्टाइल से मतलब अगर आपका खान पान ख़राब है, आपका शरीर ज़्यादा मोटा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपके लंग्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो अस्थमा आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आजकल बच्चों में जो अस्थमा हो रहा है उसका एक प्रमुख कारण मोटापा भी है। अब अगर अपन बात करते हैं कि अस्थमा को हम पहचानें कैसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अचानक बैठे बैठे खांसी का दौरा पड़ता है, आप अचानक बैठे बैठे श्वास लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, आपने कुछ एक्सर्शन भी नहीं किया है, आप चले फिरे भी नहीं हैं, पर अचानक आपको श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है, आप रात को खांसी करके या श्वास की कठिनाई करके जाग जाते हैं, आपको कठिनाई महसूस होती है, आप कुछ गर्म चीज़ लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा तसल्ली मिलती है और आप सोने लायक होते हैं। तो इन सब लक्षणों को हम अस्थमा को पहचानने में काम में ले सकते हैं। खांसी या खांसी का दौरा चलना, श्वास लेने में कठिनाई होना, श्वास लेते समय बांसुरी की या सीटियों की सी आवाज़ बोलना, छाती में कभी कभी भारीपन, कंजेशन जिसको अपन बोलते हैं, वैसा होना, ये सब, या नॉक्टर्नल रेस्टलेसनेस, अपन रात को सो रहे हैं और अपन को महसूस हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, सांस लेने में अपन को अच्छा नहीं लग रहा, अपन जाग रहे हैं, तो ये अस्थमा को इन लक्षणों से अपन पहचान सकते हैं। बच्चों में जैसा मैंने आपको बताया अस्थमा कॉमन है, कई बार जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र करता है, और उनकी लाइफस्टाइल सेडिमेंट्री है। आजकल के बच्चे अब कोविड एरा में तो और भी ज़्यादा बेचारे बाहर जाने को उनको परमिशन नहीं है, क्लासेस भी कंप्यूटर पे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। हम लोग फास्ट फूड का सेवन करते हैं, फास्ट फूड में कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव कई बार एलर्जी कॉज करते हैं, वो अननोन प्रिजर्वेटिव्स हैं कई तो, और कई शरीर के लिए ख़राब है, तो वो एलर्जी पैदा करते हैं, और जब वो एलर्जी पैदा करते हैं तो उसका प्रतिरूप कई बार जब आप जेनेटिकली प्रोन हैं तो अस्थमा के रूप में भी आ सकता है। मैंने आपको जैसा बताया, अस्थमा में श्वास की नलियाँ सिकुड़ भी जाती हैं, उनकी मसल्स भिंच जाती हैं, और अंदर से उनके श्वास की नलियों में थोड़ा सा सूजन आ जाती है। सूजन आकर के म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से टोटल जो उनकी जो श्वास लेने की जो कैपेसिटी अंदर की नाली जो है वो छोटी हो जाती है, और ये टेम्परेरीली होता है, ये रिवर्सिबल है। यानी जब हम वो जिस चीज़ से ये अस्थमा ट्रिगर हुआ है, ट्रिगरिंग फैक्टर जैसा मैंने आपको बताया, कोई परफ्यूम है तेज़, या कोई धुआं है,
पॉल्यूशन है बाहर का, अपन सड़क पर चलते हैं उसके पॉल्यूशन से है, सिगरेट का स्मोक है, इंडोर पेंट वगैरह किए हुए हैं उसका जो होता है एरोमा जो होता है उसकी वजह से, कभी किसी धूप दीप अगरबत्ती की उससे गंध से हो सकता है, धुएं धूल से हो सकता है। अपने घर में बारीक सी धूल रहती है कहीं कहीं जमी, अपन देखते हैं कोई सरफेसेस पे अपन हाथ लगा के पहुँचते हैं तो दिखती है, उसको हम बोलते हैं हाउस डस्ट। उस हाउस डस्ट के अंदर एक माइट रहता है, उस हाउस डस्ट माइट के जो एक्सक्रीटा होते हैं उससे काफ़ी एलर्जी होती है। किन्हीं को फूड और ग्रेन के उससे झड़काने से, उनके प्रोसेसिंग, अपन गेहूँ साफ़ करते हैं या कोई और अनाज वगैरह साफ़ करते हैं, उनके जो ऑर्गेनिक डस्ट होती है उससे हो सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि ये एलर्जी अपन को जिनसे होती है उनसे अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। और प्रेसिपिटेट जब होता है तो श्वास की नली को एक बार सिकोड़ देता है। वो अंदर ऐसी रिएक्शंस होती हैं, इम्यूनिटी की रिएक्शंस होती हैं, जिससे बॉडी में जो मास्ट सेल्स होती हैं, एलर्जी को रिएक्ट करने वाली सेल्स होती हैं, वो बहुत तेज़ी से कुछ केमिकल्स निकालती हैं और एक बार श्वास की नली सिकुड़ जाती है रोकने के लिए। उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी अपन दवा वगैरह लेते हैं उससे पुनः अपन वो स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिसमें उनको नॉर्मल श्वास की नलियों की खुलावट आ जाए और नलियाँ बिल्कुल नॉर्मल प्राप्त हो जाएं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर नलिन जोशी, जिन्होंने हमें बताया कि एज़मा क्या होता है, क्या कारण होते हैं इस बीमारी के डेवलप होने के, कौन लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं एज़मा के, और इसके अलावा क्या लक्षण होते हैं एज़मा के। और दोस्तों, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द आइ डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।